मुझे अच्छा लगा कि आज जो हमने सोचा, जैसे हमारा एक परिकल्पना थी, हमारे एक सोच थी कि खो खो का भी एक स्तर तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, और आज मैं कह सकता हूं कि उस स्तर तक पहुंचने का पहला कदम आज शुरू हो गया। हर देश का एक पहचान होता है, अपने अपने देश का अपना अपना परंपरा होता है, ट्रेडिशन जिसको बोलते हैं, अपना हिस्ट्री बोलते हैं, अपना कल्चर होता है। खेल के दुनिया में हर राष्ट्र का अपना एक पहचान होता है, लेकिन ऐसा हम कभी इस चीज को मान नहीं सकते हैं कि हम भारत के लोग विदेशी खेल को जरा बड़ा मानते हैं और अपना जो देशी खेल को छोटा मानते हैं। ये बहुत गलत बात है, इसको खत्म करना होगा। दुनिया में बहुत सारे देश हैं, सबका अपना अपना पारंपरिक खेल है, दूसरे को खेल को भी सीखना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपना खेल को भूलना। अब जापान में देखिए, उनका नेशनल खेल क्या है? सुमो रेसलिंग है। कोई दूसरा देश तो सुमो करता नहीं है, जापान के मदद से लोग खेलते हैं, लेकिन जापान में जो सुमो रेसलिंग है उसको इतना तवज्जो देते हैं कि पूरा दुनिया को मालूम है सुमो रेसलिंग क्या है। वैसे छोटे छोटे देश, कोई रग्बी खेलता है, कोई बास्केटबॉल खेलता है, कोई फुटबॉल है, कोई हॉकी है, सबका अपना प्राथमिकता होता है। हमारे भारत देश में बहुत सारा खेल है, और हमारे पारंपरिक खेलों में से सबसे खूबसूरत और बहुत ही अच्छा खेल है खो खो, और खो खो को आगे बढ़ाना है। हमने स्कूल के समय में खो खो खेला था, और मैं तो अपने स्कूल के ज़माने में जिस टीम में मैं खेलता था वही टीम खो खो जीतता था। बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, किसी को भगाना और दूसरे से भागना, बहुत ही इंटरेस्टिंग। इसको एक बार लोग समझ जाए और टेलीविज़न के माध्यम से इसका टेलीकास्ट सही तरीके से हो जाए तो ये बहुत बड़ा खेल बन सकता है। जैसे कबड्डी सक्सेस हो गया, कबड्डी लीग चल रहे हैं अभी, प्रो लीग, बहुत सक्सेसफुल लीग चलते हैं, वैसे खो खो का भी लीग चल सकता है। तो भारत के जितना जो कॉरपोरेट के दुनिया के लोग हैं, ये अभी जैसे हमारे यहाँ अमित बर्मन जी बैठे हैं, वो ऐसे आगे निकल के आए, ऐसे कॉरपोरेट के लोग जितना आगे बढ़ाएंगे इस खेल को, खेल अपने आप ऊपर चले जाएंगे। तो स्पॉन्सरशिप बहुत महंगा है, कमर्शियल सक्सेस। दिस इज ए न्यू वर्ल्ड, न्यू इंडिया। टू सक्सीड you must have the commercial viabilities. The commercial prospect has to be taken care of. We have to ensure that our players are well paid. Our management have all the resources to conduct high quality tournament. खिलाड़ी को अगर हम सम्मान नहीं करेंगे, खिलाड़ी को हम पैसे नहीं दे पाएंगे, खिलाड़ी का जो ट्रेनिंग है उसको हम विश्व स्तर का वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे, तो फिर खेल का कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है। खेल को आगे बढ़ाना है तो खिलाड़ियों का सम्मान होना चाहिए, खिलाड़ियों को आगे बढ़ाना चाहिए। हमारे देश में कई सालों से खेल का इतिहास आप लोग ने देखा। एक ओलंपिक खेल होते हैं, जो ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ, वर्ल्ड चैंपियनशिप एक स्तर होता है। दूसरा, जिंदगी में सबको कुछ ना कुछ खेलना चाहिए। कुछ लोग कंपटीशन के लिए खेलेंगे, कुछ लोग मजे के लिए, पैशन के लिए। लाइफ में कुछ ना कुछ आपको खेल खेलना चाहिए, ये फिटनेस के लिए बहुत जरूरी है। हमारे देश में खेलो इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट दोनों एक साथ अभी चल रहे हैं। भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भारत के प्रधानमंत्री बनी, उसी दिन से उन्होंने ये नई मुहिम जो शुरू किया है कि खेलो इंडिया, भारत के कोने कोने, गांव-गांव तक खेलो इंडिया का कार्यक्रम पहुंचना चाहिए। उसी मुहिम को आज हम आगे ले जा रहे हैं। हर भारतीय को फिट होना और हमारे युवाओं को खेलने का
मौका मिलना ये बहुत जरूरी है। मैं हमेशा इस चीज को कहते रहता हूं कि भारत बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा देश होने के बावजूद भी ओलंपिक्स में हमको मेडल बहुत कम, गिने चुने मेडल मिलते हैं। उससे हमारे अस्तित्व पर, हमारा पहचान पर बड़ा धक्का लगता है। स्पोर्ट्स सॉफ्ट पावर का एक नमूना है। कंट्री का हार्ड पावर होता है, आपका मिलिट्री पावर होता है, आप इकोनॉमिक पावर होता है, उसी प्रकार एक कंट्री का सॉफ्ट पावर होता है, आपका कल्चरल स्पोर्टिंग पावर होता है। ये बहुत जरूरी है। दुनिया में खेल को लेकर के जितना सेलिब्रेशन होता है उससे बड़ा और कोई नहीं होता। जैसे ओलंपिक्स होते हैं उससे बड़ा और कोई इवेंट नहीं होता है। पश्चिमी देश में जिस दिन उस राष्ट्र का कोई खेल होता है, तो जर्मनी का अगर फुटबॉल वर्ल्ड कप उस दिन खेल है तो उस दिन कोई G7 कोई समिट हो ही नहीं सकता। सारे के सारे खेल देखने के लिए बैठ जाते हैं, उत्साह अपने खिलाड़ियों का उत्साह भी बढ़ाते हैं और देश का मान सम्मान के लिए भी सब तालियां बजाते हैं। तो खेल जो है इतना बड़ा है कि हम सोच भी नहीं सकते। कभी कभी एक वर्ल्ड कप जीतने से जो फायदा होता है, जो सेलिब्रेशन होता है, उसका कोई पैमाना नहीं है, मापदंड नहीं होता है, आप उसका मेजरमेंट नहीं कर सकते। 5% 6% का GDP तो स्पोर्ट्स से कंट्रीब्यूशन होता है। स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग जो करते हैं, वो स्पोर्ट्स गुड्स इक्विपमेंट जो बनाते हैं, उससे लेकर के जो खेल का आयोजन होता है, लाखों लोग उसमें एम्प्लॉय होते हैं, करोड़ों रुपया का जनरेशन होता है रेवेन्यू। स्पोर्ट्स इतना बड़ा इंडस्ट्री है कि देश का 5-6-7% GDP का कंट्रीब्यूशन स्पोर्ट्स सेक्टर से आ सकता है। इतना बड़ा है हमारा देश का। अभी लगभग $1.5 बिलियन का इंडस्ट्री है, जबकि चीन अमेरिका में $100 बिलियन क्रॉस हो चुके हैं। इतना बड़ा इंडस्ट्री है स्पोर्ट्स, और इस इंडस्ट्री को हम उसको पूरा एनर्जी से भर देना है। तो मैं ये चाहता हूं कि आज इस खो खो के माध्यम से देशवासियों को, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि भारत को एक खेल महाशक्ति बनाने के लिए भारत के हर नागरिक भी समर्थन देना चाहिए, आगे आना चाहिए। महाशक्ति बनाने के लिए पब्लिक का सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता है। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं और मुझे पूछते हैं कि खेल को आगे बढ़ाने के लिए सरकार और क्या क्या कर सकते हैं। मैं बताता हूँ सरकार जो कर रहा है वो तो है, अभी मुझे गिनती करके बताने का जरूरत नहीं है, बहुत सारा काम हो चुका है। लेकिन मैं इतना बताता हूँ कि जो आज तक जो नहीं हुआ हम करने जा रहे हैं। लेकिन जब तक पब्लिक का, जनता का समर्थन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। मुझे पूछता है कि क्रिकेट में इतना पैसा कैसे आया, बाकी खेल को भी आगे बढ़ाने। हम मंत्री हैं देश का, मुझे लोग कहते हैं और कहना भी चाहिए कि जब क्रिकेट में इतना हजार करोड़ क्रिकेट में जाते हैं तो बाकी खेलों के लिए क्यों नहीं आते? ये सुरेश रैना जी अपने इंडिया टीम में बहुत बेहतरीन बैट्समैन रहे हैं। अभी कुछ साल भर पहले उन्होंने रिटायरमेंट लिया। तो क्रिकेट में पैसा क्यों जाते हैं? सरकार 1 रुपया क्रिकेट को देता नहीं है, कोई राज्य सरकार, केंद्र सरकार क्रिकेट को पैसा देता नहीं है। क्रिकेट अपने आप में इतना अमीर है, उसको पैसा नहीं चाहिए। तो पैसा आता क्यों है? पैसा इसलिए आता है कि सारा देश क्रिकेट देखते रहते हैं, तो पैसा तो वहीं जाएगा। आप आधा से ज्यादा लोग क्रिकेट देखते हैं तो सारा स्पॉन्सरशिप वहां जाएंगे। अब जब खो खो खेलेंगे, एक स्टेडियम में खो खो खेलेंगे, वो स्टेडियम भर जाएंगे, और जब टेलीविजन में खो खो का टेलीकास्ट होगा उसमें कम से कम 10 मिलियन भारतीय लोग वो टेलीविजन में खो खो का गेम देखेंगे। सरकार सिर्फ नियमित रूप से आगे काम कर सकते हैं, लेकिन जब तक देश के जनता समर्थन नहीं करेंगे तब तक खेल आगे नहीं बढ़ सकता। ये मैं दिल्ली का पास में हूँ, ये फरीदाबाद, ये हरियाणा है, ये दिल्ली के पास में। मुझे फुटबॉल के किसी एक सज्जन ने आके बोला, फेडरेशन के नाम नहीं लेंगे क्योंकि बदनाम हो जाएगा,
फुटबॉल वाले मुझे बोला कि सर ये जो फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है वो दिल्ली में मत कराइए। क्यों? दिल्ली राजधानी है, दिल्ली देश का राजधानी है। बोला नहीं नहीं, दिल्ली में मत कराइए। दिल्ली में जब वर्ल्ड कप फुटबॉल होता है 20% स्टेडियम में लोग भरता भी नहीं है, लोग देखने के लिए आते ही नहीं है। पैसे कहां से आएंगे? जब लोग को रुचि नहीं है, स्पोर्ट्स के बारे में ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, क्यों पैसे डालेंगे लोग? इसलिए देश के लोगों में भी जुनून पैदा होना चाहिए खेल के प्रति। हर खेल, क्रिकेट भी देखिए, मगर हर खेल को देखिए। सब खेल को जब तक आप नहीं देखेंगे, स्टेडियम खाली होगा। खो खो खेलने वाले खिलाड़ी इतने मेहनत करते हैं और देखने वाला स्टेडियम नहीं बढ़ाएंगे, मजा कहां से आएगा? खिलाड़ियों को हौसला चाहिए जनता की ओर से। एज ए पीपल, एज ए सिटीजन ऑफ दिस नेशन, इट इज ए primary responsibility of every citizen to encourage, support, participate and provide all necessary assistance for the sports and sports persons. ये जरूरी है, नहीं तो हमारा देश खेल महाशक्ति देश नहीं बन सकता है। हमने एक लक्ष्य रखा है 2028 तक भारत को टॉप 10 में पहुंचना है ओलंपिक्स में। वो टारगेट क्यों रखना पड़ा? मुझे ज्यादा कहना नहीं है क्योंकि फाइनेंस मंत्री जी का वहां मुझे मीटिंग में जाना है, तो मैं शॉर्ट में मेरा एक विचार करूंगा। मैं जब बहुत छोटे थे 1980 का मॉस्को ओलंपिक्स हमने रेडियो में सुना, गांव में थे तो रेडियो में जब मैं सुना तो उसमें पता चला एक गोल्ड मेडल मिला इंडिया को हॉकी में। हॉकी में गोल्ड मेडल मिला। पश्चिमी देश का बॉयकॉट हुआ, अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज का उसमें बॉयकॉट हुआ। फिर भी ओलंपिक का गोल्ड तो गोल्ड ही होता है। तो भारत के टीम ने गोल्ड मेडल जीता, जिसका कैप्टन भास्करन अभी अभी मुझे मिलने आए और 1980 का मॉस्को ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल लेके आए और बोला सर आप देश का खेल मंत्री हैं और आपको मैं 1980 मॉस्को ओलंपिक का गोल्ड मेडल दिखाना चाहता हूँ। और उसका आंखों में एक चमक थी। अभी भी इतने साल हो गए 1980 गोल्ड मेडल लेके आया और मुझे दिखाया। मैंने गोल्ड मेडल पकड़ा और उसके साथ तस्वीर खींचा। उसके बाद 1984 लॉस एंजलिस ओलंपिक हुआ। फिर मैंने रेडियो में सुना, हमारे वहां न्यूज़पेपर होते नहीं है तो मैगजीन होते नहीं, और रेडियो में सुना भारत का कई नाम नहीं, एक भी मेडल नहीं, पूरा लिस्ट में भारत का नाम नहीं। क्या ये किसी को मंजूर है? 1988 सियोल ओलंपिक्स तब टेलीविजन में आ चुके। 1988 में हमने लाइव देखा सियोल ओलंपिक्स। जब क्योंकि टोक्यो के बाद दूसरे ओलंपिक्स कोरिया ने होस्ट किया और भारत देश का उसमें फिर फाइनल तक में नहीं पहुंचा किसी भी इवेंट में। मैं तो दिल में रो रहा था उस समय। मैं बहुत यंग था उस समय 1980, उसमें तो खुशी थी लेकिन थोड़ा छोटा था। 84 में बड़ा हो गया, मेडल नहीं मिला, 88 मेडल नहीं मिला और दुखी थी। फिर मैं 1992 बार्सिलोना ओलंपिक्स के बारे में पूछताछ किया, बोला कि हॉकी में कहीं चांस हो सकता है। फिर बार्सिलोना ओलंपिक्स में भी भारत को कोई मेडल नहीं मिला, मतलब ओलंपिक के लिस्ट में नाम नहीं है अपना देश का। कितना दुख की बात है। तो 1996 का अटलांटा ओलंपिक्स में पहली बार, इतने साल बाद 1952 के बाद फिर इंडिविजुअल में लिएंडर पेस ने पहली बार ब्रॉन्ज मेडल लाया 1996 अटलांटा ओलंपिक्स में। क्योंकि 1952 में खशाबा जादव फ्री स्टाइल रेसलिंग, उन्होंने सरकार कोई पैसा वैसे था नहीं उस जमाने में, तो महाराजा ने स्पॉन्सर करके उसको हेलसिंकी ओलंपिक्स भेजा और वहां से उन्होंने पहला इंडिविजुअल ब्रॉन्ज मेडल एक बार पर जीत के लाया। उसके बाद जब 96 में ब्रॉन्ज मिला, फिर उसके बाद 2000 ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में कर्णम मल्लेश्वरी ने एक ब्रॉन्ज मेडल वेट लिफ्टिंग में जीती। फिर 2004 में एथेंस में फिर राज्यवर्धन ने एक सिल्वर जीती। फिर उसके बाद बीजिंग ओलंपिक्स में, तो मैं भी बीजिंग ओलंपिक्स में था, तो वहां ये सुशील कुमार में हमारा बीच बैठा हुआ, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल
फ्री स्टाइल रेसलिंग में सुशील ने ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आए और उसके साथ हमारे 2 और ब्रॉन्ज, एक शूटिंग में गोल्ड मेडल अभिनव का और विजेंद्र का एक बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज लेकर के आए। पहली बार मल्टीपल, मतलब पहली बार 3 मेडल। फिर लंदन में हमने थोड़ा सा इम्प्रूव किया, फिर रियो ओलंपिक्स में सब आपको पता है इतिहास, 2 मेडल जीते। तो मेरा कहने का ये कि इतना बड़ा देश, हमारी क्षमता है, हमारे पास स्पोर्ट्स का इतिहास है, हमारा पास स्पोर्ट्स का ट्रेडिशन है, तो फिर ओलंपिक में क्यों नहीं हो सकते? तो मैं आज इस मंच से हमारा देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं तहे दिल से अभिनंदन करना चाहता हूं कि मेरा दिल का तड़प, दर्द, दुख, गुस्सा इतना साल से जब पड़ा हुआ था, उसको खेल मंत्री बना करके काम करने का मौका दिया। और फिर मैंने खेल मंत्री बनने के बाद 2-3 महीने तक तैयारी करते रहे, सारा अधिकारियों का साथ बैठ करके पूरा प्लानिंग करके उस प्लानिंग को जमीनी पर क्रियान्वित करना है। तैयारी करने के बाद सोच समझ करके, मैंने ऐसा हवा में बात करने के लिए नहीं, ऐसा अपने आप को खुशी दिलाने के लिए नहीं, पूरा तैयारी के साथ, वो तैयारियां के डिटेल्स यहाँ बताने का आवश्यकता नहीं है, लेकिन पूरा तैयारी के साथ हमने अपना रोड मैप बनाया और घोषणा किया कि 2028 के जब लॉस एंजलिस अमेरिका में ओलंपिक होगा, भारत 10वीं पायदान टॉप 10 में पहुंच जाएगा। ये हमने तैयारी की और उसको प्राप्त करने के लिए, पूरा करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कॉर्पोरेट की दुनिया, सब लोग आगे आना चाहिए। खिलाड़ियों का मान सम्मान बढ़ाते हुए ओलंपिक का खेल को भी आगे, और पारंपरिक खेल हमने पहली बार, जैसे खो खो है, वैसे मलखम्ब है, गटका है, कलरी पट्टू है, थंगता है, योगासन को भी खेल बना दिया हमने। तो सारा भारत का जो ट्रेडिशनल गेम है, इंडिजिनस गेम्स को हमने मान्यता दे दिया है और आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी हमारे खेल मंत्रालय से मिलना शुरू हो जाए। तो इसलिए आज के इस भव्य कार्यक्रम में कम समय होने के बावजूद भी मुझे यहाँ आने का मौका मिला। सुधांशु मित्तल जी का मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे याद किया और आपके बीच आने का मौका मिला। खिलाड़ियों का जोश देख करके मुझे भी बहुत खुशी मिलती है और बहुत अच्छा लगा। आपका जो ये कैंप है, ये बहुत ही हाई लेवल का, टेक्निकल लेवल से, टेक्निकल दृष्टि से भी बहुत हाई लेवल का कैंप आपने ऑर्गेनाइज किया है। मैं जैसे कहा कि मानव रचना जो आपका संस्था है, धन्यवाद देते हुए खिलाड़ियों का, आयोजन करने वाला का, जितने भी हमारे यहाँ बाकी फॉर्मर स्पोर्ट्स स्टार्स बाकी जितना आए हैं, मीडिया के सारा बंधुओं को, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आपको ये ट्रेनिंग कैंप कामयाब हो, अच्छा हो, शानदार खिलाड़ी बन करके आप यहाँ से निकलेंगे, इसी उम्मीद के साथ आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद।